हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केसरी शुक्ला आज आप लोगों को एक ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की एक बड़ी ही फेमस पोयम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर पढ़ाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जॉन कीट्स रोमांटिक एज का एक बहुत बड़ा नाम है। Especially, he is known for his nice description of sensuous beauty in his poems. वो अपनी सेंसुअस ब्यूटी के लिए जाना जाता है, जो उसका डिस्क्रिप्शन है। कहीं भी ब्यूटी की अगर बात आती है तो सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो आता है जॉन कीट्स का। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक फेमस लाइन सुनी होगी, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी। तो दैट इज बाई जॉन कीट्स, वेरी फेमस पोएट ही इज। तो हम थोड़ा सा जॉन कीट्स के बारे में जान लेते हैं, उनकी क्रिएशंस के बारे में कुछ जान लेते हैं, तब हम लोग इस पोएम की ओर बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, जॉन कीट्स इज अ रोमांटिक पोएट एंड लिरिसिस्ट। बहुत अच्छा रोमांटिक पोएट है और लिरिसिस्ट है, अर्थात उनकी कविताओं में गीतों की क्वालिटी पाई जाती है। साथ साथ एक जो ओड फॉर्म होता है पोइट्री का, तो वो अपने एक्सीलेंट ओड्स के लिए भी जाने जाते हैं स्टूडेंट्स। और उनके ओड्स में आपको रोमांटिक डिस्क्रिप्शन, हाई इमेजिनेशन और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस और इमेजिनेशन और नाइस एंड नाइस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर आपको देखने के लिए मिलता है। साथ साथ एक विशेष चीज जो उनकी कविताओं में पाई जाती है वो है कि ग्रीक मिथ या ग्रीक कल्चर, ग्रीक ट्रेडिशन, या यूं कह सकते हैं कि ग्रीक के राइटर्स और ग्रीक की जो कल्चर ट्रेडिशन है, वहाँ की आर्ट है, वहाँ की मिथ्स है, उनमें उनको काफ़ी लगाव था। जो पौराणिक पृष्ठभूमि है ग्रीक की, उससे काफ़ी लगाव था। और ग्रीक के देवी देवता और वहाँ के रीति रिवाजों का वर्णन उनकी कविताओं में ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा। और उनकी इस क्वालिटी को हेलेनिज्म कहा जाता है। तो ये चीज़ उनकी कविताओं में आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स, ही वॉज बॉर्न 1795 एंड डाइड इन 1821। 1795 में इनका जन्म हुआ था और बड़ी अल्प आयु में 1821 में इनकी डेथ हो गई थी। अगर हम इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो उनमें ओड टू अपोलो, हाइम टू अपोलो, ओ सॉलिट्यूड, और वो पोएम जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। इसके अलावा एक कलेक्शन इनका कविताओं का है, पोएम्स बाय कीट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, पोएम बाय कीट्स। दिस क्रिएशन वॉज एन इंस्पिरेशन बाई पी.बी. शेली। पी.बी. शेली की इंस्पिरेशन से ये कलेक्शन निकाला गया था इन 1817। इसके बाद इनकी जो सबसे प्रसिद्धतम रचना है वो आप कह सकते हैं कि एंडामियन। एंडामियन इज हिज मोस्ट फेमस क्रिएशन। इसके अलावा हाइपरियन, ए फ्रैगमेंट, द ईव ऑफ सेंट एन्स, द ईव ऑफ सेंट मार्क, ओड टू साइकी, ला बेलेडिम सेंस मर्सी। शायद स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। वेरी एक्सीलेंट बैलेड इट इज, ला बेलेडिम सेंस मर्सी। ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन मेलांकली, द फॉल ऑफ हाइपेरियन, ए ड्रीम, ओड टू आटम, ये भी आपके सिलेबस में है तो इसको भी पढ़ाएंगे। लामिया एंड ईसाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल। ऑलरेडी मैं ईसाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल पे एक वीडियो बना चुका हूँ। तो ये इनकी क्रिएशंस हैं। अब मैं डियर स्टूडेंट्स आपको इनकी कविता की ओर ले चलता हूँ, जो पोएम मुझे आप लोगों को पढ़ानी है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग इस पोएम के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज ए सोनेट। व्हाट इज दिस? व्हाट फॉर्म हैज बीन एम्प्लॉयड हियर इन दिस पोएम बाय जॉन कीट्स? कौन सा फॉर्म अडेप्ट किया है जॉन कीट्स ने इस पोएम में? तो ये सोनेट है। क्या है? सोनेट। सोनेट मीन्स ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइनों की कविता होती है। तो किस फॉर्म में लिखी गई है? सोनेट है। और वो सोनेट में कौन सा सोनेट है?
तो ये पेट्रार्चन फॉर्म ऑफ सोनेट है। कौन सा सोनेट है? जैसा कि आप जानते हैं दो प्रकार के सोनेट हैं, एक पेट्रार्चन और इटालियन सोनेट पहला प्रकार है, पेट्रार्चन सोनेट भी कहते हैं उसको और इटालियन सोनेट भी कहते हैं, और दूसरा प्रकार है इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। तो ये किस कैटेगरी में आता है डियर स्टूडेंट्स? ये आता है पेट्रार्चन सोनेट में। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखी गई थी रचना इन अक्टूबर 1816 में। कब लिखी गई थी? अक्टूबर 1816। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इस पोयम में जॉन कीट्स ने अपना, जो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि इनका एक विशेष इंटरेस्ट था ग्रीक राइटर्स में, चाहे वो होमर रहे हों, चाहे वो वर्जिल रहे हों, उनकी रचनाओं में इनको विशेष स्नेह था, विशेष लगाव था इनका। तो इस रचना में उनका ग्रीक लिटरेचर के प्रति या ग्रीक लिटरेरी आर्टिस्ट के प्रति या ग्रीक के जो राइटर्स हैं उनके प्रति अगाध प्रेम को दिखाया गया है इस रचना में। स्टूडेंट्स, अब वो बताना स्टार्ट करता है, तो हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं। मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रियल्म ऑफ गोल्ड। नाउ जॉन कीट्स सेज डियर स्टूडेंट्स कि आई हैव ट्रेवल्ड ए लॉट, आई हैव विजिटेड द रियल्म ऑफ गोल्ड। रियल्म ऑफ गोल्ड मीन्स एक समृद्ध क्षेत्र, एक स्वर्णिम क्षेत्र। स्टूडेंट्स, ये स्वर्णिम क्षेत्र है काव्य का। कहते हैं मैंने दुनिया के काव्य के तमाम समृद्ध क्षेत्रों का भ्रमण किया, अर्थात दुनिया के तमाम साहित्य का अध्ययन किया, तमाम पुस्तकों का अध्ययन किया, एंड मेनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम सीन, और दुनिया के तमाम अच्छे अच्छे राज्य, तमाम अच्छे अच्छे देश, तमाम अच्छे अच्छे राजधानियों को विजिट किया, वहाँ के साहित्य का अध्ययन किया। एंड राउंड मेनी वेस्टर्न आइसलैंड हैव आई बीन, और पश्चिमी देशों के समृद्ध साहित्य, तमाम पश्चिमी देशों के समृद्ध साहित्य का अध्ययन किया। विच बार्ड्स इन फील्डी टू अपोलो होल्ड, और उस काव्य के अध्ययन के द्वारा, उन कविताओं के माध्यम से मैं काव्य के देवता अपोलो का चरण वंदन करता रहा। स्टूडेंट्स, अपोलो ग्रीक मिथ में माना जाता है कि कविता के देवता हैं। कौन? अपोलो को कविता का देवता माना जाता है। तो कहते हैं उन कविताओं के अध्ययन के द्वारा, उन कविताओं के पढ़ने के द्वारा मैंने काव्य के देवता अपोलो का चरण वंदन किया, अपोलो के दर्शन किए, उनकी पूजा की। And aft of one wide expanse had I been told, the deep broad Homer rolled as his diamonds. But he is telling, John Keats says, कि लेकिन अक्सर मैंने ये जाना, अक्सर मुझे ये ज्ञान हुआ कि जो विस्तृत वाइड एक्सपेंस हैड आई बीन टोल्ड, जैसा कि मुझे बताया गया, मैं खुद नहीं पढ़ सका लेकिन दूसरों के द्वारा, तमाम विद्वानों के द्वारा जैसा कि मुझे बताया गया कि जो वाइड एक्सपेंस है, जो विस्तृत संसार है, विस्तृत ज्ञान का भंडार है, विस्तृत कला है होमर की रचनाओं में। स्टूडेंट्स, मैं यहां बताना चाहता हूं कि होमर ग्रीक का एक बहुत बड़ा इपिक राइटर था, क्लासिकल इपिक पोएट था, महान, अपने महाकाव्यों के लिए जाना जाता था होमर, और वो फेवरेट था जॉन कीट्स का। तो कहता है कि जिस प्रकार मुझे बताया गया है कि होमर के साहित्य का स्तर जितना उच्च है, उस प्रकार का स्तर किसी भी प्रकार के साहित्य में आज तक देखने के लिए नहीं मिला है। उनकी रचनाओं में जो तेजस्विता है, उनकी रचनाएं जो प्रसिद्ध रूप से ओडिसी हैं, इलियड हैं, उन ओडिसी और इलियड जैसे महाकाव्य में जो तेजस्विता और ओजस्विता है, वैसा किसी भी जगह पे मुझे देखने के लिए नहीं मिला। येट आई डिड नेवर ब्रीथ इट्स प्योर सेरेनी, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जॉन कीट्स कहता है कि मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं उनके साहित्य को पढ़ नहीं सका। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं
कि जॉन कीट्स का पूरे ग्रीक लिटरेचर में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, विशेष करके वहाँ के राइटर होमर के बारे में, जैसा कि वो बोल रहा है कि आई हैव हर्ड दैट नो बडी इज एज ग्रेट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एज होमर इज। जितनी महानता साहित्य में होमर को प्राप्त है, जो ओजस्विता और तेजस्विता उसके साहित्य में है, वैसा कहीं नहीं है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं होमर के साहित्य को पढ़ नहीं सका, क्योंकि मुझे न तो ग्रीक भाषा का ज्ञान है, न लैटिन जैसी भाषाओं का ज्ञान है। ग्रीक और रोमन भाषा न जान पाने के कारण, न ज्ञान होने के कारण, मुख्य रूप से ग्रीक भाषा का मैं इनका अध्ययन नहीं कर सका। लेकिन अचानक टिल आई हर्ड चैपमैन्स स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, तभी मुझे अचानक पता चला चैपमैन के बारे में, और पता चला कि चैपमैन ने स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, चैपमैन ने होमर की रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी में कर डाला है। और जैसा कि जानते हैं स्टूडेंट्स, जॉन कीट्स इंग्लिश का ही पोएट था, तो उसको इंग्लिश का अच्छा ज्ञान था। तो कहता, जब मुझे यह पता चला कि अब मैं होमर को पढ़ सकता हूं, होमर की रचनाओं को पढ़ सकता हूं, क्योंकि चैपमैन जैसे महान साहित्यकार ने होमर की रचनाओं को ग्रीक से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया है, तो मैं बहुत खुश हो गया। डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ जो चैपमैन नाम आया है, चैपमैन वास्तव में एलिजाबेथन एज का, एलिजाबेथन पीरियड 16वीं सेंचुरी का एक बहुत बड़ा नाटककार था, और उसने होमर की इलियड और ओडिसी जैसी रचनाओं का अनुवाद ग्रीक भाषा से अंग्रेजी में किया था। तो उसी पर जॉन कीट्स बहुत खुश हो रहा है कि जब मुझे पता चला कि चैपमैन ने होमर की रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद है, तो कहता है कि देन फेल्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ स्काईज व्हेन ए न्यू प्लैनेट स्विम्स इनटू हिज स्किन। तो मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, जैसे जैसे कोई स्काई वॉचर हो। स्काई वॉचर माने जो खगोल शास्त्री हो, जो खगोल का अध्ययन करने वाला हो, जो तारों और सितारों का अध्ययन करने वाला हो, एस्ट्रोनॉम हो, जैसे वो उसको कोई नया ग्रह इस आकाश गंगा में मिल जाए। देन फेल्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ स्काईज व्हेन ए न्यू प्लैनेट स्विम्स इनटू हिज स्किन। जैसे इस आकाश गंगा में, इस तारामंडल में कोई नया ग्रह उसने खोज लिया हो, जितनी खुशी उसे मिलती है, शायद आज मुझे उतनी खुशी मिली जब मुझे यह पता चला कि चैपमैन ने होमर की रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया है। या कहता है, आर लाइक स्काउट क्वाड्स, आर लाइक स्काउट क्वाड्स। क्वाड्स मीन्स स्टूडेंट्स जो सागर में यात्रा करके नए नए द्वीपों की खोज करते हैं, उनमें एक नाम है क्वाड्स का। कहता आर लाइक स्टाउट क्वाड्स व्हेन विथ ईगल आइज। जैसे अपनी जिज्ञासा भरी निगाहों से किसी नए द्वीप की खोज में निकला हुआ क्वाड्स, ईगल आइज, जैसे उसकी ईगल आइज माने तीव्र आंखों से, कोट्स को जैसे ही स्टार्टेड एट द पैसिफिक एंड ऑल हिज मेन, जैसे उसने पैसिफिक प्रशांत महासागर के तटों की खोज करने पे जो प्रसन्नता क्वाड्स को हुई थी, वैसी ही प्रसन्नता मुझे प्राप्त हुई जब मुझे पता चला कि चैपमैन ने होमर की रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया है। और लाइक स्टाउट क्वाड्स व्हेन हिज ईगल आइज ही स्टेयर्ड एट पैसिफिक। जब उसने पैसिफिक महासागर के तटों को सबसे पहले देखा होगा क्वाड्स ने, तो जो खुशी मिली होगी वही खुशी आज मुझे मिल रही है। एंड ऑल हिज मेन लुक्ड एट ईच अदर विथ वाइल्ड सरमाइज। और इतना आश्चर्य हुआ क्वाड्स को जब पैसिफिक ओशन के तटों को पा लिया कि उसके जितने साथी थे, यात्री थे, उस क्रू मेंबर जितने भी थे उस पानी की जहाज में जिस पर चढ़ करके वो प्रशांत महासागर के तटों तक पहुंचा था, उसके साथियों को इतना आश्चर्य हुआ, इतनी प्रसन्नता हुई कि वे एक दूसरे को आश्चर्य की निगाहों से देखने लगे, साइलेंट अपॉन द पीक ऑफ डायरियन। और डायरियन के
तट पर खड़े होकर के वो एक इतने इतने खामोश हो गए, वो इतना आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी आवाज़ ही बंद हो गई। एकदम शांत भाव से देखने लगे। डियर स्टूडेंट्स, डायरियन मीन्स इथॉस्मस ऑफ पनामा विच वाज वंस कॉल्ड डायरियन। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जॉन कीट्स ने अपनी खुशी का इजहार किया है कि इतनी प्रसन्नता उसे हुई जब उसको ये पता चला कि अब वो ग्रीक साहित्यकार होमर की रचनाएं जो उन्होंने ग्रीक भाषा में की हैं उसका अध्ययन अब वो उनको पढ़ सकता है, क्योंकि उनका ट्रांसलेशन अब इंग्लिश में अवेलेबल हो गया है। और इस ट्रांसलेशन को करने वाला कौन है? चैपमैन। ओके डियर स्टूडेंट, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इस कविता को। काफ़ी सारी ग्रीक से जुड़ी हुई चीज़ों का वर्णन इसमें मिलता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रीक की मिथ, ग्रीक के राइटर, ग्रीक के लिटरेचर, ग्रीक के ट्रेडिशन में विशेष इंटरेस्ट था जॉन कीट्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। इसी नोट के साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।